जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हृदय से सभी छोटी बहन भाइयों का दिल से आभार। उम्मीद है आपने जो पिछली क्लास में जो प्यार दिया, जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया, आपने देखा और वहां से आपको ये समझ आ चुका होगा कि अब हमें जीएस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जी हाँ, आज हम उसी के बिहाफ पर ये प्रैक्टिस सेशन सेकंड आपका लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उम्मीद है कि आप लोग पहले से होंगे, लेकिन बहुत सारे पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे देख रहे हैं। यदि आप पहली बार हो तो भावना एजुकेशन हब जो चैनल है, यानी सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा होगा, बड़ी तेजी के साथ 200 की रफ्तार के साथ वहां पर कुछ फेंक के मारिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, जैसा कि आपको बताया गया था, इस सीरीज में हम पॉलिटी लेकर आए हैं, यानी वो सारे क्वेश्चंस हैं, वो प्रश्न हैं जो हमारी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या अन्य एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं, अनुकूलित हैं? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोले तो डीपीएसपी राइट आर एन एडेप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है कि भाई आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, संविधान के बारे में पढ़ा होगा कि संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो आपने बचपन से ये पढ़ते आए होंगे कि लगभग अधिकतम मोस्ट ऑफ प्रोविजन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 200 प्लस संविधानों का हमारे सभी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, या जो भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, सभी ने अध्ययन किया, स्टडी किया, और जो हमें विशेष लगा, जो हमारे अनुकूलित लगा, हमने उसे अमेंडमेंट करके, सीधे तौर पर हमने किसी देश से कोई प्रावधान नहीं उठाया। हमें पता था हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है वो क्या है, उसके बिहाफ पर उसमें अमेंडमेंट किए। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि डीपीएसपी राइट किस देश से लिए गए हैं। तो जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये समझ चुके होंगे, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? नॉन जस्टिसिएबल, वाद योग्य नहीं होते हैं। अगर इनका हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो आप किसी भी न्यायालय में इनकी डिमांड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आखिरकार हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में लिस्टेड है। तो फिर आखिरकार हमें इन अधिकारों की जरूरत क्यों हुई, और किसने इसकी सलाह दी कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए? तो आपने पढ़ा होगा, संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, कौन थे दोस्तों? आपने कहा संविधान सलाह के जो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे BN राव। उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह के अधिकार होने चाहिए। एक ऐसे राइट्स जो सरकार पर, जो गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और एक ऐसे राइट होंगे जो अपीली होंगे। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में गिवन है अगर आपसे पूछा जाए, देन आंसर विल बी पार्ट 4। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। रिलेटेड टू विच आर्टिकल अगर ये पूछा जाए, तो आपने कहा सर आर्टिकल 36 to 51। आपके दिमाग में एक ड्राफ्ट बन चुका होगा डीपीएसपी राइट, जैसे ही आएगा समझ जाओगे ये हमारे संविधान के भाग 4 में बताए गए। यदि ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, 36 से लेकर 51,
लेकिन ये किस कंट्री से अडॉप्ट किए गए हैं? तो आपने कहा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या हम इन्हें आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं, हम इन्हें आयरलैंड भी कहते हैं या इरिश भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो किस देश से लिए गए? आपने कहा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रावधान हमने अपने संविधान में अपनाया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं? द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आपने कहा सर मौलिक अधिकार, तो ये ऐसे अधिकार हैं, आप सभी जानते हो कि आपसे कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे संविधान में अलग भाग में इन्हें लिस्ट किया गया है। पार्ट 3 में इन्हें लिस्ट किया गया है। किस पार्ट में किया गया है? आपने कहा सर पार्ट 3 भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस भाग में? आपने कहा सर भाग 3 में। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों से संबंधित हैं? आपने कहा पार्ट 3 जो है वो आपका किस में है? तो आपने कहा सर 12 to 35। किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? 12 to 35। यदि यहां से एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सर ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट थे वो थे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? प्रेजेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने कहा सर प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। आप समझ चुके होंगे, इतना तो समझदारी आ ही गई होगी कि एक मौलिक अधिकार को हटा दिया। किससे हटा दिया? फंडामेंटल लिस्ट से। अब जब हटाया जाए संविधान में या कुछ जोड़ा जाए, कुछ डिलीट किया जाए, ऐड किया जाए, तो आपको बताया था इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक प्रोसीजर है जिसे हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? अमेंडमेंट प्रोसीजर। गॉट इट? यानी कि हम इसे संशोधन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। संशोधन प्रक्रिया, कुछ भी होगा संशोधन होगा। यदि संशोधन होगा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है? तो आपने कहा सर आर्टिकल अनुच्छेद 368 के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर बताया जाता है। और जब जब अमेंडमेंट होता है तो इसका एक नंबर मिलता है, वो नंबर हमारा एग्जामिनर पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स है ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपने कहा सर 42nd अमेंडमेंट के। किसके अकॉर्डिंग? 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये क्या नंबर आपको पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जाए इन फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ओरिजिन ड्यूटीज 10 थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, 11th ड्यूटी जोड़ी गई, वो कब जोड़ी गई? आपने कहा सर 2002 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2002 में। ये तो आपको मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग विच अमेंडमेंट राइट टू फ्री एजुकेशन ड्यूटीज एडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज? आंसर विल बी 86। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हम बात करेंगे कि इसे किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक को डिलीट किया गया, तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब हुआ था 44वां संशोधन? 44वें संशोधन के तहत 1978 में हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी,
राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो आर्टिकल था ये किससे रिलेट करता था? आपने कहा सर आर्टिकल 31, आर्टिकल 31। तो ये तो हमारा थोड़ा बेसिक रहा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि किससे प्रेरित होकर लिया गया, तो आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स एडप्टेड फ्रॉम यूएसए बाय इंस्पायर्ड बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। तो यानी कि आंसर इज आ फर्स्ट, ए को मारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, याद रखना अगर आप बिना नोटबुक के बैठे हो तो ऐसा मत करो। जब एग्जाम होगा तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। लगभग आप 30 से 40 मिनट में, बिल्कुल ये सही सुना आपने, 30 से 40 मिनट में पूरे जीएस का निचोड़ आपके सामने होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। भारत के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ। कहां से अडॉप्टेड किया गया है, आपसे यह पूछा जा रहा है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मतलब होता है कि जो भी हमारा जो एग्जीक्यूटिव बेसिस जो सिस्टम होता है, या जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, या हमारे मोस्ट ऑफ प्रोविजन है, जो हमारा जिस तरह के नॉर्म्स हैं, वो हम किससे प्रभावित हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का लॉन्ग टर्म तो हमारे ऊपर शासन रहा, और जिस हमारे ऊपर रूल्ड रहा उस समय जो कानून नियम बने, तो ऑब्वियसली हमारा जो मॉडल रहेगा वो द यूनाइटेड किंगडम रहेगा। ठीक है, यूके की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यूके, या हम इसे ब्रिटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया वेस्टमिनिस्टर मॉडल किस देश के आधार पर हमने अडॉप्ट किया हुआ है, देन आंसर विल बी यूके और ब्रिटेन, यूके और ब्रिटेन। नेक्स्ट, अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इसे आप 1.5x करके स्पीड भी देख सकते हैं, तो इसमें हो सकता है कि आपका और भी समय बच जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भी हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन होता है, इसका जो अवधारणा है, ये जो प्रोविजन है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसमें पूछा गया है कि ये किस देश से लिया गया भाई। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? तो आप सभी को पता है कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रक्रिया है संशोधन की, इसकी जो संशोधन प्रक्रिया है, जल्दी से बताइए, यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं जब तक आपके सामने आएगा। तो किसमें से भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया, कनाडा से लिया, जर्मनी से लिया, या फिर आप कहोगे साउथ अफ्रीका? बताइए। तो आपका आंसर रहेगा कि भाई जो हमारी संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसीजर है, वो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। कहां से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका। यही आपसे यदि ये पूछ लिया जाता है, आपसे ये पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, वो संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अगर आपसे न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में पूछ लिया जाए, न्यायिक बहुत बार पूछा गया है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? जल्दी से बताइए। तो आपने कहा सर जुडिशियल रिव्यू जो हमने लिया है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। न्यायिक पुनर्विलोकन को हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान
से लिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा? कनाडा से पूछा गया है। आपने नाम सुनते ही आपको समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। अभी इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान लिया गया है ये आप सभी जानते हैं, हमने यूएसए से अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा हमने किस देश से अडॉप्ट किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने कहा सर ये फ्रांस से अडॉप्ट किया हुआ है। किससे? फ्रांस। हम इसे फ्रेंच भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिपब्लिक है, ये जो कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक है, गणतंत्र की जो अवधारणा है, ये हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। यहां आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और भाईचारा, ये तीन शब्द, ये जो विचार है हमारे संविधान में लिए गए, हमारे प्रस्तावना में, ये भी हमने फ्रांस से ही लिए हैं। कहां से लिए? फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से। रिपब्लिक जो वर्ड है ये भी हमने फ्रांस से लिया हुआ है। तो फिर और क्या हो सकता है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, या कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। यहां पर आपको एक चीज बता दी जाती है, जब हम कनाडा की बात करते हैं, जो फेडरल सिस्टम है, जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, संघीय व्यवस्था, जब संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है फेडरल जो सिस्टम है हमने कहां से अडॉप्ट किया है? अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा। कनाडा से हमने संघीय, अगर आपसे पूछा जाए भी कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? आपने कहा कनाडा। यानी कि कनाडा में आपको पता है फेडरल जो सिस्टम है वो हमारी यूएसए की तरह नहीं है। यूएसए में आपको पता है कि वहां पर इक्वल पावर डिवाइडेड है। फेडरल का मीनिंग होता है वेयर द पावर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इक्वली, जहां शक्तियों का बंटवारा दो भागों में किया जाता है बराबर रूप से, उसे हम जो है संघ का नाम देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? विद स्ट्रॉन्ग सेंटर पावर, हमारे यहाँ केंद्र जो है सबसे शक्तिशाली है। और ये जो प्रावधान है ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। कहां से किया है? कनाडा से। तो यहां पर ये जल्दी से आप बताएंगे कि इसमें से अब कौन सा रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और आंसर का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों जैसे कुछ श्रेणियों के लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? Which article allow the state to make provision for upliftment of certain category of people like socially, culturally backward classes and scheduled castes and scheduled tribes? ये कह रहा है कि which article allow the state to make provision for the upliftment of certain category of people like socially and culturally backward। यानी कि यहां पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक, दोनों ही रूप से पिछड़े हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो आपका एससी हो, एसटी हो, तो ऐसे लोगों के लिए उत्थान के लिए, वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किस आर्टिकल ने प्रोविजन दिया है? तो उसके लिए एक बार इन आर्टिकल्स को जानना होगा। आर्टिकल 15, अनुच्छेद जो 15 है वो किसके बारे में बताता है दोस्तों? जब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी जो ये आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। ये राइट टू इक्वलिटी का यहां पर आपको पता होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी, हम कहेंगे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये कैसा अधिकार है आपका? आपने कहा सर ये मौलिक अधिकार है। यदि ये आपका मौलिक अधिकार है, का आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वॉयलेट नहीं कर सकता। रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आपने कहा सर आर्टिकल 14 टू
18। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार बताए गए। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, कानून के समझ समानता और समान संरक्षण किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 14 में बताया गया। किस में बताया गया है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 किस समानता की बात करता है? आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में बताया गया है? भेदभाव का निषेध। अब भेदभाव नहीं कर सकते आप, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध। किसके बिहाफ पर? जाति के बिहाफ पर, धर्म के बिहाफ पर, बर्थ के जन्म स्थान के आधार पर, या फिर आप उसके कलर के आधार पर या जेंडर के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप किसी से डिस्क्रिमिनेट बिहेव करते हैं तो वो आपका क्या होगा? वो एक इलीगल होगा, वो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 14 आपको बता दिया, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आपने कहा 14। किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। गॉट इट? आर्टिकल 16, आर्टिकल जो 16 है वो किस समानता की बात करेगा दोस्तों? अनुच्छेद जो 16 है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर पब्लिक अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर पब्लिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता यानी कोई भी अगर अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन आप कहोगे सर ये अगर पब्लिक अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये जो रिजर्वेशन है वो क्या है, क्यों मिलता है? अभी किसी का मान लीजिए 45 में हो रहा है, कोई 90 पे जा रहा है, या किसी का 65 में हो रहा है। तो आर्टिकल 16 का जो 4 क्लाउज है, 4 क्लाउज, चौथा जो क्लाउज है वो अपने आप में ये अनाउंसमेंट करता है कि आर्टिकल 16 का रिजर्वेशन विरोध नहीं करता, उसके अगेंस्ट में नहीं जाता, उसके खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण कुछ लोगों को दिया गया है जो उसके लिए जरूरतमंद है, उन्हें जरूरत है उस चीज की। हमारे समाज ने कुछ क्लास ने, कुछ वर्ग ने उन्हें पिछड़ा हुआ उन्हीं की वजह से रहा है। दूसरा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 की जब हम बात करेंगे तो ये क्या कहता है? ये कहता है एबॉलिशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी अस्पृश्यता का अंत, या हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किस में बताया गया? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में कौन सी समानता है? आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। गॉट इट? तो यहां पर आपको पूछा गया है कि भी कौन सा अनुच्छेद है जो प्रमोट करेगा? आंसर विल बी ए, आर्टिकल 15 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 किस आर्टिकल की बात की गई है? नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदार नहीं होगा? इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर किस किस को ये अधिकार मिले हैं कि अपने पोजीशन पर रहते समय उन्हें इस चीज का जो अधिकार होगा कि वो किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होंगे। जल्दी से बताइए यदि आपको मालूम है तो। आपने कहा कि भाई जितने भी जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं तो जो भी क्रिमिनल चीजें होंगी उससे वो प्रोटेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पर जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं आर्टिकल 361 में, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर,
ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल, कोई भी यदि मान लीजिए वहां पर किसी भी तरह का कुछ क्रिमिनल वगैरह होता है तो उन्हें जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा अपने पद के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान। तो यहाँ पर क्या है, ना तो सेक्रेटरी को ये मिला, ना चीफ मिनिस्टर को ये मिला, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, यानी गवर्नर इज अ राइट आंसर, गवर्नर को ये मिला हुआ है 361 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 361 के अनुसार गवर्नर राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा अपने शक्तियों और जो कार्यकाल के दौरान, इस समय अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल इज द राइट आंसर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? दल बदल की बात कर रहा है कि हमारी कौन सी अनुसूची है जो दल बदल से संबंधित है। बहुत खूब, ये आपका आंसर आ भी गया कि सर शेड्यूल 10। बहुत खूब, 10 शेड्यूल में किसके बारे में बताया गया दोस्तों? दल बदल से संबंधित जो है कानून नियम बताए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिन शेड्यूल, ओरिजिन शेड्यूल पूछ लिया जाए, ठीक है, यानी मूल अनुसूची, संविधान में मूल अनुसूची, तो आपने कहा कि सर संविधान में जो मूल अनुसूची थी वो थी 10। कितनी अनुसूची थी? सॉरी, संविधान में जो अनुसूची थी वो थी 8। अगर ये पूछा जाए कि भाई प्रेजेंट में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आपने क्या कहा? 12, 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। यानी कि आपको पता है कि 11th शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल? 11th, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल, ठीक है, यानी 11वीं अनुसूची या फिर 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल ये बहुत बार पूछा जाता है कि 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एडेड अकॉर्डिंग विच अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 73वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो आपने कहा सर 74th अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन, इस संशोधन के तहत 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपसे पूछा जाए 11th शेड्यूल रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? आपने कहा पंचायती राज सिस्टम, किसके बारे में? पंचायती राज सिस्टम के बारे में है। और 12th शेड्यूल किसके बारे में? 12वीं अनुसूची किसके बारे में? तो आपने कहा सर ये म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में, ठीक है, उनसे संबंधित प्रावधान है। आपसे ये पूछा जाए कि भाई 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं? आपने कहा सर 29 विषय हैं। 11th में, 12th में कितने हैं? आपने कहा 18 विषय हैं। तो ये किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, एग्जामिनर किसी भी तरह से आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है? अनुसूची 10। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये पूछा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट दैट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आपको ये भी पूछा जाए अगर भाई राष्ट्रपति को अपॉइंट कौन करता है? आपने कहा भाई सॉरी, प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? आपने कहा राष्ट्रपति। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल होगा कि सर प्राइम मिनिस्टर के तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फिर राष्ट्रपति क्यों अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों करता है? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, और संसदीय सरकार में जो देश का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होगा या मोनार्क होगा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। तो इसी आधार पर ये प्रोविजन दिया गया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात के लिए फ्री नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा
ये आर्टिकल 75 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 75। यहां हम कह सकते हैं आर्टिकल 75 में लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति इस बात के लिए फ्री नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दे। वो यहां पर आर्टिकल 75 में बताया गया कि जो मेजॉरिटी, जो सबसे ज्यादा बहुमत वाला दल होगा लोकसभा में, जो सदन में, उसी को ही जो भी आपका दल होगा, उसका नेता होगा, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यदि ऐसे समय में पार्लियामेंट में मान लीजिए लोकसभा में किसी को पर्याप्त रूप से बहुमत नहीं प्राप्त, तो ऐसे में राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। तो यहां पर आर्टिकल 75 होगा। क्या होगा? आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 जो बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद जो 74 में बताया गया है वो क्या बताया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भाई एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो कौन होगा? पीएम। मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा दोस्तों? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यानी कि जो इसका मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये हमें आर्टिकल 74 से पता चलता है। और ये किसको सलाह करेंगे? राष्ट्रपति को, और उस सलाह के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। तो यहां पर आपका पूछा जाएगा डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति इसके लिए फ्री नहीं है कि किसी व्यक्ति को नियुक्ति करे। वो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेताओं को ही प्रधानमंत्री के आह्वान करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 to 51 से संबंधित है। आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, किसे डील करते हैं? अभी हमने आपको बताया था, डी इज अ राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किस पार्ट से रिलेटेड है? आपने कहा सर पार्ट 4, संविधान के भाग 4 से संबंधित है। किस देश से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? अभी हमने आपसे कराया था, आपने कहा सर आयरलैंड के संविधान से इन्हें हमने लिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये कह रहा है कि भैया किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। Which article of the Indian Constitution mention that all authorities civil and judicial in the territory of Indian shall act head of the Supreme Court? तो आपको इसके लिए ये पार्ट 5 को समझना होगा। किसको समझना होगा? एक ड्राफ्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको एक ड्राफ्ट नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकेंगे। हमने कहा संविधान का भाग, ठीक है, भाग 5 किस अनुच्छेद, किस विषय से संबंधित है? आपने कहा यूनियन से संबंधित है, यानी कि हमने कहा संघ से संबंधित है। संविधान का भाग किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपने कहा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 से संबंधित है। संविधान का भाग यूनियन के बारे में, संघ के बारे में बात करता है। किस अनुच्छेद से संबंधित है?
52 से लेकर 151, या आपसे ये पूछ लिया जाए अनुच्छेद 52 से लेकर 151 रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग से संबंधित है, आपने कहा 5। अब इसे आसान बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट, हम इसे संघीय कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय कार्यपालिका। रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद से संबंधित करती है, आपने कहा 52 से लेकर 78। चैप्टर सेकंड पार्लियामेंट से संबंधित है, किससे संबंधित है, पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक है। किस आर्टिकल से रिलेट करता है, आपने कहा आर्टिकल 79 टू 122। नेक्स्ट चैप्टर किससे रिलेटेड है, तो यहां पर आपने कहा लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस शक्ति है वो आर्टिकल 123 में बताया जाता है। किसमें? आर्टिकल 123। गॉट इट। चैप्टर 4 ये किसके बारे में है, यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी, संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो संघीय न्यायपालिका किस आर्टिकल से रिलेट करती है, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, अनुच्छेद 124 से लेकर 147। अब संघीय न्यायपालिका में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में आपको बताया गया आर्टिकल 124 से लेकर 147 में बताया गया है। चैप्टर 5 जो हमारा है वो किसके बारे में बात करता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिलेटेड टू विच आर्टिकल, 148 टू 151। एक माइंड में, अपने दिमाग में ये पूरा ड्राफ्ट हमारा बन जाएगा कि जब हम पार्ट 5 की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। आपसे सीजीएल 2024 में बड़े सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे कि संघीय कार्यपालिका बोले तो यूनियन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव संविधान के किस भाग में दिखाई दे रहा है, पार्ट 5 में दिखाई दे रहा है। किस में दे रहा है, पार्ट 5 में। दूसरी जो है सेशन में पूछ लिया गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव किस अनुच्छेद, संघीय कार्यपालिका किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपने कहा 52 से लेकर 78, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, और ये संविधान के भाग 5 से बिलोंग करती है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी पूछा गया कि भाई राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है वो किस भाग में, भाग 5 में बताई गई। किस अनुच्छेद से संबंधित है ऑर्डिनेंस पावर, आपने कहा 123। दूसरा सुप्रीम कोर्ट, बोले तो यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5। यानी कि एक प्रैक्टिस सेशन में, ये सीरीज 15 की है लेकिन आप कम से कम 100+ क्वेश्चंस जो है कर पा रहे हैं। यहां पर पूछा गया कैग, कैग से संबंधित आपको पता है 148 से लेकर 151। अब यहां आपको पता चल चुका कि भाई सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है आपके आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 टू 147, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब यहां पर जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, थोड़ा एक्टिवेट आपको दिखेगा कि आप एक्टिवेट हो या अभी तक या नहीं हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि अब यहां पर ये पूछा गया इनमें से कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट, क्लियर? आपको ये पूरा ड्राफ्ट होगा, नोट कर लेना कि भी पार्ट 5 को आप कैसे कमांड कर सकते हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि आप इस 52 से लेकर 78 में इन्हीं से संबंधित जो है बातें जानेंगे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडेड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? मोस्ट इंपोर्टेंट ये आर्टिकल्स है और ये डीपीएसपी से रिलेट करता है। ये किस रिलेट करता है? डीपीएसपी राइट। बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल होगा? आपने कहा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A में क में जो है किसके बारे में बताया गया है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कौन सा प्रावधान डैश से प्रेरित? विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर? मौलिक कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने एडॉप्ट कहां से किया है? आपने कहा यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, सोवियत यूनियन भी हम कहते हैं, कई बार रसिया भी ऑप्शन में हो सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों के हमने आंसर डी राइट आंसर हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे किस पार्ट से बिलोंग करते हैं? आपने कहा सर भाग 4 ए, भाग 4 का से बिलोंग करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये शुरुआत में तो थे नहीं, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में थे नहीं, तो इसे किस संशोधन के अकॉर्डिंग? 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आपने कहा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस भाग से संबंधित हैं? 4th ए। ठीक है, किस वर्ष जोड़े गए? आप सभी को मालूम है ये 42वां जो संविधान संशोधन था ये 1976 में हुआ था और इस समय किसके निर्देशन में हुआ ये? तो ये इंदिरा गांधी जी के कहने पर हुआ था। आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया अकॉर्डिंग स्वर्ण सिंह कमेटी, किस कमेटी की बात, किस समिति की बात हो रही है? स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था? किसने कहा कि भाई मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए? किस कमेटी के बिहाफ पर? अकॉर्डिंग विच कमेटी रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर विल बी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, याद रखना। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और बाद में राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट गवर्नर अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर? ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत जो मिस टाइप हुआ है। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने यहां तक जो प्रश्न करे थे 2 मिनट में एक बार रिवीजन देखते हैं। आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों का कौन सा प्रावधान जो है यहां पर हमने प्रेरित होकर किस देश से लिया? आपने कहा यूएसएसआर के संविधान से। मूल कर्तव्य कितने थे? आपने कहा सर 10।
यानी 1976 में जब ये जोड़े गए तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। जब 11 है तो एक संशोधन को क्या किया होगा? जोड़ा है तो अमेंडमेंट किया होगा, संशोधन किया होगा। तो किस संशोधन के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया? आपने कहा सर 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा था? राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 एज चिल्ड्रेन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। और आपको पता है इसी वक्त इसे फंडामेंटल लिस्ट में भी डाला गया, फंडामेंटल जो है राइट्स में भी डाला गया आर्टिकल 21A में। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपने कहा स्वर्ण सिंह कमेटी। किसके आधार पर? स्वर्ण सिंह। किसमें बताया गया समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता? तो आपने कहा आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप यहां तक आए हो, आपने सुना है, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो। और अगर हमें एक फाउंडेशन के तौर पर पूरा एसएससी का कोर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर भावना एजुकेशन हब के नाम से डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद हम वहां आपको और भी विस्तार से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।